तो कैसे हो मेरी प्यारी फैमिली। मैं मिस्टर एक्स आज के पॉडकास्ट में आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही हैरान और खौफनाक कर देने वाली स्टोरी। साथियों, आज के पॉडकास्ट में जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि पूरी तरह से रियल घटनाक्रम पर बेस्ड है। मैं जानता हूं कि काफी लोगों को लग सकता है कि ऐसा तो होता ही नहीं है, लेकिन जिस लड़की की मैं स्टोरी आज आपके साथ शेयर करूंगा, आप सोच भी नहीं सकते कि उसके साथ क्या क्या गुजरा है। उसकी कई रातें एक बहुत खौफनाक साए के साथ गुजरी है, और जब भी वो किसी के साथ अपनी पीड़ा शेयर करती तो हर कोई उसे पागल ही कहता, लेकिन वही जानती है कि उसके साथ क्या बीत रही थी। वो ऐसी भयानक आत्माओं की कैद में आ चुकी थी जो हर रात को आकर उसकी बॉडी से उसका पूरा खून चूस लेते थे, और यहाँ तक कि उसकी बॉडी पर ऐसे काफ़ी सारे जख्म भी बन चुके थे। और ये पूरी बात मुझे एक डॉक्टर ने शेयर की है। उनका नाम है अक्षत सिंघानिया। अब क्योंकि उस लड़की की बॉडी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और उसे बार बार बुखार आ रहा था, तो वो उस डॉक्टर के क्लिनिक में दिखाने आई थी। पहली बार तो उस लड़की को देखकर डॉक्टर भी हैरान हुआ, क्योंकि वो लड़की कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डॉक्टर ने उसके जख्म देख लिए थे और बाद में वही डॉक्टर उसके लिए देवदूत बना। साथियों, ये हमारे साथ ही पहली बार है कि जब किसी डॉक्टर ने ऐसी अननेचुरल घटना को हमारे साथ शेयर किया है, क्योंकि डॉक्टर साइंस में बिलीव करते हैं। वो मानते ही नहीं कि ऐसी चीज़ें भी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। और अक्षत सिंघानिया भी आत्मा वगैरह में यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब वो पेशेंट उनके सामने आया और उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा, उसके बाद उन्हें विश्वास करना ही पड़ा। अच्छा, तो सभी साथी एक बार अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें, हल्का सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। चलिए अब स्टोरी सुनाता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अक्षत सिंघानिया, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है, पुणे में उनका एक बड़ा अस्पताल है जहां वो अपने मरीजों का इलाज करते हैं। लेकिन डॉक्टर होने के साथ साथ अक्षत एक बहुत अच्छे पति और 2 बच्चों के एक अच्छे पिता भी है। अब तक के सफर में अक्षत ने अपनी निजी जीवन और काम के बीच काफी अच्छे से संतुलन बनाकर रखा है, जिससे कभी उन्होंने काम का असर अपने निजी जीवन पर पड़ने नहीं दिया और ना ही कभी उनका निजी जीवन उनके काम के बीच आया। इसी तरह अक्षत की जिंदगी काफी सुकून भरी चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, एक वक्त आने पर अच्छा वक्त भी बदल जाता है। कुछ ऐसा ही अक्षत के साथ भी हुआ, जब उनका सामना एक ऐसे शख्स से हुआ जिसने अक्षत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं। एक दिन हर रोज की तरह अक्षत अपने क्लिनिक में सभी मरीजों को देख रहे थे। क्लिनिक के बाहर बाकी मरीज वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। उनमें से एक लड़की भी वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी, जिसने अपना आधा चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था और उसके शरीर के कई जगहों पर जख्म के हल्के निशान भी थे, जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो बाकी मरीजों से काफी अलग दिख रही थी। कुछ देर में वेटिंग एरिया में बैठे सभी मरीजों में से एक मरीज को अंदर जाने दिया जाता है। अक्षत क्लिनिक में अपने अगले पेशेंट को देखने के लिए तैयार बैठे थे। इतने में एक लड़की, जिसने अपना चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था, क्लिनिक के दरवाजे पर नोक करती है। अक्षत उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आइए, अंदर आइए। वो लड़की अंदर आती है, लेकिन उसके अंदर आते ही अचानक क्लिनिक में ठंडक का माहौल हो जाता है। अक्षत उस लड़की की तरफ देखते हुए पहला सवाल करता है, आपका नाम? उस लड़की ने हल्का सा खांसते हुए अपना नाम बताया, मेघना गुप्ता। अक्षत बोले, बताइए क्या समस्या है आपको? मेघना ने कहा, 11 दिन से मुझे तेज बुखार चढ़ता जा रहा है। कई दिन से मेरा सर भी दर्द से फटा जा रहा है और शरीर में जैसे जान ही ना हो, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। ये सब सुनते हुए अक्षत मेघना की पल्स चेक करने लगता है। पल्स चेक करते समय जब अक्षत हाथ की कलाई पर ध्यान देता है, तो उसे वहां चोट के हल्के निशान दिखाई देते हैं, जिस पर अक्षत का ध्यान उसी निशान पर चला जाता है। तभी मेघना अपना हाथ पीछे खींच लेती है, जिस पर अक्षत थोड़ा चौंकते हुए कहता है, देखिए, आप घबराइए मत, मुझे आपका पल्स चेक करने दीजिए। ये कहते हुए अक्षत दोबारा से पल्स चेक करने लगता है, पर अगले पल अक्षत की नजर मेघना के गले पर जाती है,
जहां जख्म के निशान दिखाई दे रहे थे। ये देखकर अक्षत पूछता है, क्या मैं जान सकता हूं ये आपके गले पर किस तरह का निशान है? ये सवाल सुनकर मेघना तुरंत अपना गला स्कार्फ से ढकते हुए कहती है, वो बस हल्का सा चोट था जिसका निशान रह गया है, ज्यादा कुछ नहीं है। मेघना का इस तरह चोट के निशान को छुपाना अक्षत को काफी अजीब लग रहा था, मानो जैसे उस चोट के निशान के पीछे कोई गहरा राज हो। मगर इस पर वो कोई भी दोबारा सवाल पूछकर मेघना को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता था। इसीलिए इस बारे में कुछ ना पूछना ही अक्षत को बेहतर लगा। लेकिन मेघना की आंखों में दर्द और खौफ अक्षत को साफ साफ दिख रहा था। कुछ ही देर में मेघना का चेकअप होने के बाद अक्षत कहते हैं, आपको वायरल हुआ है, इसलिए आपको पूर्ण आराम की जरूरत है। कुछ दवाओं के नाम लिख देता हूं। मेघना दवाई की पर्ची लेकर क्लिनिक से बाहर चली जाती है, लेकिन अक्षत अभी भी उस जख्म के निशान के बारे में सोच में पड़ जाता है। अक्षत मन ही मन कहता है, लोग अपने जख्म और बीमारी का इलाज डॉक्टर से कराते हैं, पर यह लड़की तो डॉक्टर से ही अपने जख्म छुपाने की कोशिश कर रही थी। आखिर कोई डॉक्टर से अपना जख्म क्यों छुपाना चाहेगा? ऐसा क्या कारण हो सकता है इसका? किस तरह का इसका हमत था वो, और किस तरह के निशान थे? ये ही सब सवाल अक्षत के मन में चल रहे थे। लेकिन थोड़ी देर में अगला मरीज क्लिनिक के अंदर आ जाता है, जिस वजह से अक्षत का ध्यान उस तरफ से हट जाता है और वो दोबारा से अपने काम में व्यस्त हो जाता है। पूरा दिन काम में व्यस्त रहने के बाद अक्षत के दिमाग से वो मेघना वाली बात निकल जाती है, जो बात उसे कुछ पल के लिए परेशान कर रही थी और कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। ये शायद पहली बार था जब अक्षत किसी अनजान शख्स के बारे में इतनी गहराई से सोच रहा था, मगर काम में व्यस्त रहने के कारण अक्षत सब भूल चुका था। रात को अपने घर लौटने के बाद अक्षत अपनी पत्नी दिव्या और अपने 2 बच्चों के साथ हसीन पल गुजारता है। इसी तरह दिन यूं ही बीतते गए, मगर एक बार फिर अक्षत का मेघना से सामना हो जाता है। 1 महीने बाद मेघना फिर से डॉक्टर अक्षत के क्लिनिक के दरवाजे पर दस्तक देती है, जिस पर अक्षत उसे क्लिनिक के अंदर आने को कहता है। अक्षत फिर से मेघना का चेकअप करने लगता है, लेकिन जब भी अक्षत मेघना की आंखों में देखता है तो उसे पिछली बार की तरह मेघना की आंखों में वही डर और वही दर्द दिखाई देता है। मेघना के शरीर पर अभी भी वही जख्म के अजीब निशान थे और उसके चेहरे पर गंभीर परेशानी के भाव भी थे। ये सब देखकर आखिरकार अक्षत ने सवाल करते हुए मेघना से पूछ ही लिया, देखिए, इस वक्त आपको जो भी दिक्कतें हो रही हैं, हो सकता है इस ज़ख़ीम की वजह से हो। आप मुझे बताइए, आपके शरीर पर ये किस तरह के ज़ख़ीम हैं और कब से हैं? ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, शायद तभी मैं आपका ठीक तरह से इलाज कर पाऊंगा। इस पर मेघना ने जवाब में कहा, बेहतर होगा आप इन निशान के बारे में ना ही पूछें, क्योंकि ये आपके समझ के बिल्कुल परे हैं। मेघना के इस जवाब से अक्षत ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, मैं कुछ समझा नहीं, आपके कहने का मतलब क्या है? अगले पल मेघना ने अपनी बात से पलटते हुए कहा, वो मेरा मतलब आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मेरे इस ज़ख़म का मेरे स्वास्थ्य समस्या से कोई लेना देना नहीं है। इस पर अक्षत ने कहा, लेकिन यह तो टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा कि आपके स्वास्थ्य खराब होने का कारण यह ज़ख़म है या नहीं। और जहां तक मैंने देखा है, आपके शरीर के हिस्से पर जो जख्म के निशान हैं वो कोई आम निशान नहीं है। शायद कोई है जो आपको शारीरिक चोट पहुंचा रहा है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान है जो आपको तकलीफ दे रहा है, जिससे आपके सेहत पर असर हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कीजिए। मैं जानता हूं यह करना मुश्किल है आपके लिए, पर एक बार हिम्मत करके आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए। इतना सुनते ही मेघना की आंखें नम हो गई। मेघना ने कहा, इंसान से लड़ने की ताकत तो आ सकती है, पर क्या हो जब वो इंसान नहीं, कोई भयानक रूह हो जिससे सामना करना नामुमकिन के बराबर हो। मेघना के इस दर्द भरे जवाब से अक्षत थोड़ा चौंक गया, पर अगले पल अक्षत ने अपनी बात कहते हुए कहा, देखिए, यह रूहें, आत्माएं जैसी कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में। आप पता नहीं किन रूह की बात कर रही है। मेघना ने यकीन दिलाते हुए कहा, वो एक काला साया है जो हर पल मेरे आसपास मंडराता रहता है।
मेरे शरीर पर ये सारे घाव उसी ने दिए हैं और वो साया अभी भी यहीं पर है। मेघना की बात गौर से सुनते हुए अक्षत ने कहा, देखिए, मैं आपका दर्द और तकलीफ अच्छे से समझ सकता हूं। आप किन पीड़ा से गुजर रही हैं ये भी समझ सकता हूं। भले ही मैं नहीं जानता आपके निजी जीवन में क्या चल रहा है, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि ऐसी कोई चीज आपके साथ जरूर हुई है जिसकी वजह से आपके दिमाग पर गहरा असर हुआ है और इसलिए आपको ये सब चीजें दिखाई दे रहा हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस पर मेघना ने कहा, मैं जानती थी बाकी लोगों की तरह आप भी मेरा यकीन नहीं करेंगे। सबको यही लगता है कि मैं पागल हूं, दिमागी हालत ठीक नहीं है मेरी, इसलिए मेरी कोई मदद नहीं करना चाहता। यह कहते हुए मेघना के आंखों से आंसू बहने लगे। मेघना को इस तरह रोता हुआ देखकर अक्षत ने अपना रुमाल मेघना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, देखिए, आप रोइए मत, मेरा वो मतलब नहीं था। बात रही मदद करने की तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मुझ पर यकीन करना पड़ेगा। इस वक्त आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है और मैं एक अच्छे काउंसलर को जानता हूं। इससे पहले अक्षत इसके आगे कुछ कह पाता, मेघना नाराज होते हुए उठकर क्लिनिक से बाहर चली गई। मेघना को इस तरह जाते हुए देखकर अक्षत उस लड़की के लिए चिंता में आ गया। मेघना की बुरी स्थिति को देखकर अक्षत को काफी बुरा लग रहा था। वो मेघना की मदद करना चाहता था, लेकिन मेघना का यूं नाराज होकर जाना अक्षत को थोड़ा परेशान कर गया। अक्षत ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, जिस तरह मेरी बातों से नाराज होकर गई है, अब शायद ही वो दोबारा यहां अपना इलाज कराने आएंगी। अपने घर लौटने के बाद अक्षत की नजर अपने बच्चों को ढूंढने लगी, जिस पर अक्षत की पत्नी दिव्या ने कहा, बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में सो चुके हैं। आज आपने आने में बड़ी देर कर दी, लगता है आज बहुत काम था आपको। अक्षत ने जवाब में कहा, हाँ, आज काफी काम था। दिव्या ने अक्षत के चेहरे को पढ़ते हुए कहा, क्या हुआ, आप चेहरे से काफी परेशान दिख रहे हैं, सब ठीक है ना? इस पर अक्षत ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस हल्का सा थकान है इसीलिए। चलो तुम टेबल पर खाना लगा दो, मैं तब तक फ्रेश होकर आता हूं। यह कहते हुए अक्षत बाथरूम की तरफ बढ़ गया और दिव्या भी टेबल पर खाना लगाने लगी थी। कुछ ही देर में दोनों एक साथ खाना खाने लगे, लेकिन खाते समय दिव्या की नजर बार बार अक्षत के चेहरे पर जा रही थी। अक्षत किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, जिस वजह से उसने खाना बीच में ही छोड़ दिया था। दिव्या से रहा नहीं गया और उसने पूछा, आप खा क्यों नहीं रहे? आज खाना अच्छा नहीं बना क्या? दिव्या के इस सवाल से अक्षत अपनी गहरी सोच से बाहर आया और जवाब में कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, बस भूख नहीं है। दिव्या ने शक करते हुए कहा, परेशानी में भूख कहाँ लगती है? मैं जानती हूं आप परेशान हैं, तो बताइए ना, ऐसी कौन सी बात आपको सता रही है? अक्षत ने जवाब में बताया, मुझे उस लड़की की चिंता सताए जा रही है। दिव्या ने सवाल करते हुए पूछा, कौन लड़की? अक्षत ने कहा, वही जो मेरे क्लिनिक में आई थी, उसका नाम मेघना है, जिसके शरीर पर वो जख्म के अजीब निशान हैं, ऐसे निशान जो मैंने आज तक किसी इंसान के शरीर पर नहीं देखे। उसकी आंखों में वो खौफ और उसकी वो अजीब बातें, ये सब मेरे जहन से निकल ही नहीं पा रही, जो रह रहकर मुझे परेशान कर रही है। पता नहीं किस तरह के निशान थे वो। इस पर दिव्या ने कुछ सोचते हुए कहा, शायद उसके शरीर पर किसी मारपीट के निशान होंगे। अक्षत ने बड़े ही गंभीरता से कहा, नहीं, देखने पर वो कहीं से भी किसी इंसान के मारपीट के निशान जैसे नहीं दिख रहे थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, उसका कहना था कि ये चोट के निशान किसी काले साए ने दिए हैं, जो हर पल उसके आसपास मंडराता रहता है। उसकी बातों से साफ पता लग रहा था जैसे उसके दिमाग पर किसी चीज का गहरा असर हुआ है। मगर ये बात जैसे ही मैंने उससे कही, वो नाराज होकर उठकर चली गई। मैं उसका टेस्ट भी नहीं कर पाया, जिससे मुझे पता चल सकता था कि किस तरह के वो ज़ेका हम थे। दिव्या ने कुछ सोचते हुए कहा, हो सकता है उसकी बातों में कोई सच्चाई हो, शायद सच में कोई बुरी आत्मा उसे परेशान कर रही हो। अक्षत ने कहा, नहीं, ये बस मन का डर है और कुछ नहीं, मैं नहीं मानता भूत प्रेत जैसी चीजों को। दिव्या ने अक्षत के कलाई पर इशारा करते हुए कहा, चलिए
मान लिया कि आप इन भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते, पर जो आपने अपनी कलाई पर यह लाल रंग के मोती से बना सुरक्षा कवच इतने सालों से पहना है, वो तो यही इशारा करता है कि आप कहीं ना कहीं बुरी नजर से बचने के लिए पहनते हैं। वो भी तो एक विश्वास ही है। इस पर अक्षत ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब में कहा, नहीं, यह कवच मेरी माँ की आखिरी निशानी है। उन्होंने खास मेरे लिए यह सुरक्षा कवच किसी पंडित से बनवाया था, पर मैं इसे आखिरी निशानी के तौर पर पहनता हूँ, क्योंकि उनके गुजर जाने के बाद बस यही खास निशानी बची है जो मैं इसे अपने करीब रखता हूँ। इसी तरह दोनों के बीच कुछ देर तक बातें चलती रहीं और अगले दिन से अक्षत एक बार फिर सब भूलकर अपने दिनचर्या में लग जाता है। दिन यूं ही गुजरते गए, महीना भी बीत गया, पर उस दिन के बाद मेघना दोबारा वापस क्लिनिक में नहीं आई। अक्षत भी जान गया था कि मेघना अब नहीं आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अक्षत के मन में एक सवाल घूमता रहता था कि मेघना की हालत अब कैसी होगी, बेहतर या और भी खराब। पर काम में व्यस्त रहने के कारण अक्षत का ध्यान वहां से हट जाता था। धीरे धीरे उसे मेघना का ख्याल आना भी बंद हो गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत एक बार फिर अक्षत को उस लड़की से सामना कराने वाली है, और सिर्फ उस लड़की से नहीं, बल्कि इस बार उसे एक ऐसी भयानक दृश्य से सामना करना पड़ेगा जो उसके रोंगटे खड़े कर देगा। हर रात की तरह अक्षत अपना काम खत्म करके घर लौटने की तैयारी कर रहा था। गाड़ी ड्राइव करते समय अक्षत ने एक नजर आसमान की तरफ देखा तो बारिश का मौसम बन रहा था। बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक लिया था और अब बारिश की हल्की बूंदों ने भी बरसना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर में अक्षत की गाड़ी सुनसान गलियों से गुजर रही थी, लेकिन अचानक बीच रास्ते में एक लड़की सड़क के कोने पर बेबस लाचार बैठी हुई अक्षत को नजर आई, जिसे देखकर अक्षत ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। अक्षत उस लड़की की तरफ देखते हुए कहने लगा, इसे शायद कहीं तो देखा है मैंने, पर यह इस वक्त यहाँ क्या कर रही है और यह ऐसे सर झुकाए क्यों बैठी है? इसका चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। तब तक गाड़ी आगे की तरफ बढ़ी और तभी अक्षत की नजर उस लड़की के स्कार्फ पर गई, जिसे देखते ही अक्षत उस लड़की को एक नजर में ही पहचान गया। वो लड़की कोई और नहीं, मेघना थी, जो इतनी रात के समय अकेले सुनसान सड़क पर जमीन पर सर झुकाए बैठी हुई थी। अक्षत तुरंत अपनी गाड़ी रोकते हुए बाहर मेघना के पास आया। मेघना के पास आते ही अक्षत को उसके रोने की सिसकियां सुनाई दे रही थी। अक्षत ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मेघना का नाम पुकारा, मेघना! और इतने में बादल के गरजने की आवाज उस सन्नाटे भरे माहौल में गूंज उठी। उसी पल मेघना ने डरते हुए अक्षत का हाथ कंधे से हटाया। अक्षत ने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत, ये मैं हूं डॉक्टर अक्षत। तुम्हें याद होगा, तुम आई थी मेरे क्लिनिक में अपना चेकअप कराने। मेघना ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए याद किया। इस वक्त मेघना काफी डरी सी सहमी हुई नजर आ रही थी। उसकी आंखों का काजल आंसू से फैल चुका था। वो शरीर से काफी कमजोर लग रही थी। उसे इस हालत में देखते हुए अक्षत ने कहा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो और यह क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? तुम्हें इस वक्त घर पर होना चाहिए। देखो, बारिश कभी भी तेज हो सकती है और अगर तुम यहाँ एक और पल ठहरी तो तुम पूरी तरह भीग जाओगी। तभी मेघना ने अक्षत की तरफ देखा और अचानक से उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गईं। मेघना को अक्षत के पीछे दो चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। अक्षत ने हैरान होते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या देख रही हो? मेघना ने कांपती हुई आवाज में कहा, आपके पीछे कोई है। अक्षत ने पलटते हुए पीछे देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। अक्षत ने कहा, कोई नहीं है? अच्छा, ये सब छोड़ो, आओ मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूं। मेघना ने डरते हुए कहा, नहीं, दूर रहिए मुझसे, मैं खुद चली जाऊंगी। अक्षत ने कहा, पर खुद कैसे जाओगी? ना तो तुम्हारे पास कार खड़ी है और ना ही यहाँ कोई ऑटो या टैक्सी आने की संभावना है, तो अकेले पैदल कैसे जाओगी? पैदल चलते चलते तुम तब तक भीग जाओगी। क्यों खामखा खुद को यूं तकलीफ दे रही हो? मैं तुम्हें सही सलामत घर ड्रॉप कर दूंगा। मेघना ने झल्लाते हुए कहा, नहीं जाना मुझे आपके साथ, अकेला छोड़ दीजिए मुझे, दूर रहिए मुझसे, वरना वो आप पर कभी भी हमला कर सकता है। इस वक्त कुछ भी हो सकता है, इसीलिए चले जाइए यहाँ से।
वो अभी भी आपके पीछे है। मेघना की ये बात सुनकर अक्षत दोबारा से पीछे पलटकर देखने लगा, मगर इस बार भी उसे अपने पीछे कोई नजर नहीं आ रहा था। और तभी अचानक आसमान से एक तेज बिजली चमकने के बाद बारिश तेज होने लगी। मौसम का हाल देखते हुए अक्षत ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और मेघना का हाथ पकड़ते हुए अपनी गाड़ी के पास ले गया और कहा, जल्दी गाड़ी में बैठो। इस पर मेघना ने कहा, आप मेरी फिक्र मत करिए। अक्षत ने मेघना को चुप कराते हुए कहा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम बस गाड़ी में बैठो। इतना सुनते ही मेघना गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठ जाती है और अक्षत भी तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। तेज बारिश की वजह से दोनों आधे भीग चुके थे। अक्षत ने कहा, उस वक्त तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि तुम बात नहीं मान रही थी, और देखो बारिश भी कितनी तेज हो गई है। इस वक्त तुम्हारा घर लौटना ही ठीक रहेगा। बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, फिर उसी रास्ते चलते हैं। मगर मेघना का ध्यान गाड़ी के बैक सीट की तरफ जा रहा था। वो अपनी डरी हुई आंखों से बैक सीट की तरफ देख रही थी। इस पर अक्षत ने कहा, अब क्या हुआ, क्या देख रही हो वहां? मेघना ने बैक सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा, इधर कोई बैठा है और वो हमें घूर रहा है। ये कहते हुए मेघना के हाथ डर से कांप रहे थे और अचानक गाड़ी में वही अजीब सी ठंडक छा गई, जिससे अक्षत को अब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था कि यहाँ कुछ तो है जो सही नहीं है। अक्षत ने पिछली सीट की तरफ देखा, पर वहां कोई मौजूद नहीं था। अक्षत ने मेघना से कहा, देखो वो जो कोई भी है वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। मेघना अक्षत को समझाना चाह रही थी, पर वो इतनी डरी हुई थी कि उसके कांपते होंठों से लफ्ज नहीं निकल पा रहे थे। अक्षत ने उसे शांत कराते हुए कहा, तुम जितना डरोगी डर उतना ही तुम पे हावी होगा और तुम में सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाएगी, इसीलिए अपने डर पर काबू रखो। यह सुनकर मेघना थोड़ी शांत हुई। मेघना को शांत कराते हुए अक्षत ने आगे कहा, अब तुम अपना घर का पता बताओ। मेघना शांत होते हुए अपने घर का रास्ता बताती है और अक्षत अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए मेघना के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ता है। सफर के दौरान अक्षत को अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अक्षत को अब अपने कंधे पर एक भारीपन सा महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने अक्षत के कंधे पर हाथ रख दिया हो, जिस वजह से उसे ड्राइव करने में परेशानी हो रही थी। और ऊपर से तेज बारिश भी अक्षत की मुश्किलें और बढ़ा रही थी। ना जाने क्यों अब अक्षत के दिल में धीरे धीरे डर सा जागने लगा था। अक्षत को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में ऐसा कुछ है या मेघना की बातें उसके दिमाग पर असर कर रही हैं। यही सब सोचते हुए अक्षत ड्राइव कर रहा था और कुछ ही देर में अक्षत की गाड़ी एक जगह पर रुक जाती है जहां मेघना का घर था। लेकिन उस घर पर बने बोर्ड पर अक्षत का ध्यान गया, जहां किसी और का नाम लिखा हुआ था। उस बोर्ड की तरफ देखते हुए अक्षत ने सवाल में पूछा, क्या तुम इसी घर में रहती हो? पर यह तुम्हारा घर तो नहीं लगता, यहां तो किसी और का नाम है। मेघना ने जवाब में कहा, जी यह मेरा घर नहीं है, पर मैं यहीं अकेले रहती हूं। यह मेरी एक दोस्त का घर है। ऐसे 2 घर उसने अपने नाम किए हैं, जिनमें से उसने मुझे यह घर दिया है रहने के लिए। उसने कहा, मैं जब तक चाहे यहां रह सकती हूं। बड़ी अजीब बात है, इसे तो अपने घर में परिवार के साथ होना चाहिए, तो यह ऐसे अकेले किसी और के घर क्यों रह रही है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? यही सब सवाल अक्षत के मन में घूम रहे थे, लेकिन इस वक्त कुछ भी पूछना अक्षत को सही नहीं लग रहा था, इसलिए इस पर चुप रहना ही ठीक समझा। इतने में मेघना ने बाहर जाने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। अक्षत ने चिंता करते हुए कहा, जरा संभल के चलना, सड़क पर काफी पानी है, फिसल मत जाना। मेघना ने कहा, जानती हूं, फिक्र मत करिए, मुझे घर ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। इतना कहकर मेघना धीरे कदमों से घर की तरफ बढ़ने लगी। मेघना की तरफ देखते हुए अक्षत सोच रहा था कि जब भी मैं इस लड़की को देखता हूं, कोई ना कोई सवाल मेरे मन में खड़ा हो जाता है। आखिर यह लड़की सवाल बनकर मेरे जहन में क्यों घूमती रहती है? कुछ तो अजीब है इस लड़की के साथ। क्या सच में कोई बुरा साया इसके आसपास मंडरा रहा है, या इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है? क्या मुझे इसका पता लगाना चाहिए? मेघना अब अक्षत के लिए एक पहेली बन चुकी थी।
जो सवाल बनकर अक्षत के जहन में घूम रही थी, जिसे वो अब जानना चाहता था। जो सवाल उसके जहन में घूमते थे, उस सवाल का जवाब वो अब जानना चाहता था। क्या आज रात यही रुककर मुझे पता लगाना चाहिए कि नहीं? लेकिन मैं यहाँ किस बहाने से रुकूं? ये सब विचार अक्षत के मन में आ रहे थे। पर तभी उसने देखा कि मेघना फिसलते हुए जमीन पर गिर जाती है। मेघना की मदद करने के लिए अक्षत तुरंत गाड़ी से बाहर आकर मेघना के पास आता है और उसे सहारा देते हुए घर के अंदर ले जाता है। अक्षत ने मेघना से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी? मेघना ने कहा, हाँ मैं ठीक हूं, बस थोड़ा फिसल गई थी। तभी अचानक घर की लाइट एकदम से चली जाती है और हर तरफ कमरे में अंधेरा छा जाता है। मेघना ने कहा, लगता है बारिश की वजह से लाइट चली गई, आप यहीं रुकिए, मैं कैंडल जलाकर आती हूं। इतना कहकर मेघना मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके कैंडल लेने जाती है और अक्षत वहीं खड़ा होकर इंतजार करता है। पर अब इस अंधेरे भरे माहौल में अक्षत को एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। इससे पहले भी अक्षत को कई बार अंधेरे का सामना करना पड़ा था, पर इस तरह की घबराहट उसे कभी महसूस नहीं हुई थी जो उसे आज महसूस हो रही थी। इतने में अचानक एक ठंडी हवा अक्षत को छूकर गुजर गई, मानो जैसे कोई टकराकर वहां से गुजरा हो। अक्षत ने देखने की कोशिश की, पर अंधेरे में उसे कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। तभी पीछे से मेघना की दर्द भरी चीख अक्षत को सुनाई दी। उस चीख को सुनकर मानो जैसे अक्षत का दिल दहल उठा। अक्षत घबराते हुए उस चीख की तरफ दौड़ा, पर अचानक उसे सामने कुछ जलता हुआ नजर आया। इससे पहले अक्षत उस जलती रोशनी को देखकर कुछ समझ पाता, अचानक उसके सामने कुछ ऐसा प्रकट हुआ जिसे देखकर अक्षत की रूह कांप गई। अक्षत ने देखा कि मेघना आग में पूरी तरह जल रही थी और वो आग में जलते हुए अक्षत के पास आ रही थी। वो नज़ारा बहुत ही दर्दनाक और भयानक था। खौफ से अक्षत की सांसें जैसे थम सी गई थीं। आग में मेघना का जलता भयानक चेहरा और उसकी डरावनी चीख अक्षत का दिल दहला रही थी। पर तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आवाज दिया, डॉक्टर अक्षत, क्या हुआ आपको? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? इतना सुनते ही जब अक्षत ने पीछे पलटकर देखा तो सामने मेघना हाथ में कैंडल जलाए सही सलामत खड़ी थी। अक्षत अपनी हैरान भरी नजरों से मेघना की तरफ देखते हुए सोच रहा था, तो जो कुछ पल पहले मैंने अभी अभी जो देखा था वो आखिर क्या था, सच या मेरा वहम? कुछ पल के लिए अक्षत हैरान भरी नजरों से मेघना को ही देखता रहा। मेघना ने सवाल करते हुए कहा, क्या हुआ? आप मुझे इस तरह हैरान भरी नजरों से क्यों घूर रहे हैं? लेकिन अक्षत इस वक्त जवाब देने के हालत में नहीं था। इतना सब कुछ देखने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि क्या उसने वास्तव में मेघना को जलते हुए देखा था या वो सिर्फ उसकी कल्पना थी। तभी अक्षत के चेहरे पर खौफ देखते हुए मेघना ने कहा, लगता है आपने जरूर कुछ देखा है, बताइए क्या देखा है? इस सवाल पर अक्षत खामोश रहा। मेघना ने आगे कहा, लगता है जरूर कुछ हुआ है आपके साथ, जिस वजह से आप इतना घबरा गए हैं। मैं जानती थी ऐसा ही होगा, इसलिए मैं आपको खुद से दूर कर रही थी। मेघना की यह बात सुनकर अक्षत ने खुद को नॉर्मल किया और अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मेघना से कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कैंडल ढूंढने में तुम्हारी मदद करने आ रहा था, लेकिन अंधेरे के कारण किसी चीज से टकरा गया, तो इसीलिए मैं थोड़ा घबरा गया था। इस पर मेघना ने कहा, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही मेरी चिंता कर रहे हैं? इतना सुनते ही जब अक्षत ने एक नजर मेघना के हाथ में उस जलते हुए कैंडल की तरफ देखा तो उसे वो डरावना मंजर याद आ गया जो कुछ पल पहले उसने देखा था। वो मेघना का जलता हुआ डरावना चेहरा, वो भयानक चीख अक्षत के जहन में फिर से ताजा हो गई थी। उसने डरते हुए तुरंत मेघना के हाथ से वो कैंडल ले लिया। अक्षत ने कहा, लाइए, इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे वहां टेबल पर रख देता हूं, वहां से अच्छी रोशनी आएगी। सामने के टेबल पर वो कैंडल और माचिस रखने के बाद अक्षत ने कहा, अब मैं चलता हूं, तुम अपना ध्यान रखना। अक्षत अब एक पल भी इस घर में रुकना नहीं चाहता था। अक्षत को दरवाजे के बाहर जाते हुए देखकर मेघना काफी मायूस हो गई थी, क्योंकि वो
अभी अभी तो अक्षत के साथ खुद को महफूज महसूस कर रही थी। उसका डर भी काफी कम हो गया था। वो उसे रोकना तो चाह रही थी, लेकिन वो यह भी जानती थी कि अक्षत को खुद के साथ यहां रोकना अक्षत को मुसीबत में डालने के बराबर होगा, इसलिए उसे ना रोकना ही सही रहेगा। मेघना ने जैसे ही दरवाजा अंदर से बंद किया, तभी अचानक टेबल पर रखा कैंडल अपने आप बुझ गया। मेघना ने कहा, यह कैंडल कैसे बुझ गया? मैंने तो सारे खिड़कियां बंद रखे थे। मेघना उस कैंडल को जलाने के लिए आगे बढ़ती है, पर जैसे ही वो माचिस की तीली जलाती है, उसकी रोशनी में मेघना को सामने अचानक एक भयानक काला साया दिखाई देता है, जिसे देखकर मेघना चीख पड़ती है और उसके हाथ से वो जलती हुई तीली नीचे उसके पैर पर गिर जाती है। उसके गिरते ही मेघना के पैर पर एक और घाव आ जाता है। इतने में अक्षत ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने वाला था कि तभी उसके मन में ख्याल आया, क्या इस वक्त मुझे मेघना को इस हालत में अकेला छोड़ना चाहिए? कहीं सच में उसके साथ वो सब ना हो जाए जो मैंने कुछ पल पहले देखा था। अक्षत का मन अब जाने के लिए नहीं मान रहा था। कभी उसका मन उस घर में बेचैन होने लगता था, तो कभी उसके दिल में मेघना के लिए डर जागने लगता था। वो एक अजीब कशमकश में था, लेकिन उसे यह फैसला करना था कि आज रात उसे यहां रुकना चाहिए या घर लौटना चाहिए। बारिश अभी भी तेज हो रही थी। तभी अक्षत को एक और ख्याल आया। इस वक्त मेघना काफी घबरा हुई थी। उस डरावने साए को अचानक यूं सामने देखकर मेघना डर से कांप रही थी। उस कैंडल को दोबारा जलाने में अब उसमें जरा सी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अंधेरे में बैठी मेघना को अब रोशनी से भी डर लग रहा था। इतने में दरवाजे पर एक दस्तक की आवाज आती है। मेघना ने हिम्मत करते हुए उठकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने अक्षत खड़ा था, जिसे देखकर मेघना ने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन अगले पल मेघना ने सवाल करते हुए पूछा, आप गए नहीं? अक्षत ने कहा, वो बारिश बहुत तेज हो रही है। ऐसी बारिश में मैं गाड़ी ठीक से ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं बारिश रुकने तक आज रात यहीं रुक सकता हूं? इस पर मेघना ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आप जितनी देर चाहे यहां रुक सकते हैं। मेघना की बात सुनकर अक्षत को राहत मिली, लेकिन मेघना के मन में अभी भी वो डरावना साया और जलता हुआ घाव था, जिसे वो भूल नहीं पा रही थी। अक्षत के आने से उसे थोड़ी राहत तो मिली थी, लेकिन वो अभी भी डरी हुई थी। घर में इन दोनों के बीच डर का माहौल अभी भी बना हुआ था। दोनों एक साथ दरवाजे के पास खड़े होकर बाहर का मौसम देख रहे थे। इस अजीब सी खामोशी भरे माहौल में अब सिर्फ बूंदों के बरसने की आवाजें और साथ ही बादल के गरजने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अक्षत ने कहा, यह बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। शायद आज रात यहीं रुकना पड़ जाए। इस पर मेघना ने पूछा, क्या सच में यहां आज रात रह पाओगे? अक्षत ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, हां रह लूंगा, पर इसमें तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? इस पर मेघना ने थोड़ा सोचते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेघना कुछ और कहना चाह रही थी मगर कह नहीं पाई, और यह साफ साफ मेघना के चेहरे पर झलक रहा था, जिसे देखकर अक्षत समझ गया था। काफी देर तक दोनों अक्षत और मेघना बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश के ना रुकने की वजह से अक्षत को इस घर में रुकने का फैसला लेना पड़ा। मेघना हाथ में कैंडल लिए अक्षत को कमरे की तरफ ले जा रही थी। मेघना ने कहा, इस घर में 2 बेडरूम हैं। यह आगे सामने वाला कमरा मेरा है और यह दूसरा कमरा जहां आज रात आप सो सकते हैं। अक्षत ने उस कमरे के अंदर बढ़ते हुए हर तरफ देखा। देखने पर यह कमरा ठीक ठाक लग रहा था, जो रात काटने के लिए काफी था। मेघना ने जाने से पहले अक्षत से कहा, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूं, आप भी सो जाइए। पर हां, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, आधी रात के समय अगर आपकी नींद किसी अजीब आवाज से टूटे तो उस आवाज पर ध्यान मत देना। हो सके तो उसे अनसुना करके सोने की कोशिश करना। मेघना की इस तरह की बात सुनकर अक्षत ने पूछा, क्यों? आपके और मेरे अलावा यहां कोई और भी है क्या? मेघना ने कहा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। इतना कहकर मेघना उस कमरे से चली जाती है। मेघना के जाते ही अक्षत को उसकी पत्नी दिव्या का कॉल आता है। कॉल को उठाते हुए अक्षत ने कहा, हेलो दिव्या, शुक्र है तुम्हारा फोन आ गया।
मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा था, पर तेज बारिश के कारण नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा था। इस पर दिव्या ने कहा, मुझे भी आपकी बड़ी चिंता हो रही थी। एक तो ये तेज बारिश, ऊपर से आप घर भी नहीं लौट रहे, कब आएंगे आप? इस पर अक्षत ने कुछ सोचा और सोचने के बाद जवाब में कहा, सॉरी दिव्या, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं आज नाइट ड्यूटी पर एक पेशेंट के साथ हूं, तो कल सुबह ही लौटूंगा। इस पर दिव्या ने कहा, लगता है वो आपका मरीज काफी तकलीफ में है, उसकी रोने की आवाज भी सुनाई दे रही है। इतना सुनते ही अक्षत ने अपने कान पर से फोन हटाया, मगर पूरे कमरे में खामोशी के अलावा और कुछ नहीं था। अक्षत ने कान पर फोन लगाते हुए दिव्या से पूछा, किसके रोने की आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? मगर फोन तब तक अपने आप बीच में कट चुका था। जब दोबारा फोन ट्राई किया तो खराब नेटवर्क के कारण फोन नहीं लग रहा था। अक्षत ने हैरान होते हुए सोचा, दिव्या को फोन पर किसके रोने की आवाज सुनाई दे रही थी? यहां तो कोई आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही, तो दिव्या किस आवाज की बात कर रही थी? फिर थोड़ी देर तक सोचने के बाद अक्षत को लगा, शायद खराब नेटवर्क के कारण फोन की आवाज में खराबी आ गई होंगी, शायद इसीलिए दिव्या को कोई गलत फहमी हुई होंगी। अक्षत को नींद तो नहीं आ रही थी, वो सोने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर थोड़ी देर बाद अक्षत की आंख लग जाती है और वो एक गहरी नींद में सो जाता है। आधी रात हो चुकी थी, बारिश भी अब थम चुकी थी, हर तरफ सन्नाटा छा चुका था। कमरे में हल्की रोशनी थी और अक्षत बिस्तर पर लेटा हुआ सो रहा था, पर तभी अचानक अक्षत को अपने चेहरे पर कुछ बूंदों के गिरने का एहसास हुआ, जिस वजह से अक्षत की नींद टूट गई थी। जब उसने चेहरे पर हाथ लगाकर देखा तो डर से अक्षत की आंखें बड़ी हो गईं। उसके हाथ और चेहरे पर खून की बूंदें थीं जो ऊपर से टपक रही थीं। मगर जब अक्षत की नजर ऊपर पंखे पर पड़ी तो खौफ से उसका पूरा शरीर जम गया था। ऊपर एक लंबे बाल वाली डरावनी औरत पंखे से उल्टा लटककर अक्षत को सफेद बेजान आंखों से घूर रही थी, जिसके गले से खून बह रहा था और वही खून अक्षत के चेहरे पर गिर रहा था। अक्षत बुरी तरह चीखते हुए बिस्तर से उठा, पर जैसे ही उसने दोबारा ऊपर पंखे की तरफ देखा तो वहां अब ऐसा कुछ नहीं था, जिसे देखकर अक्षत बुरी तरह हैरान रह गया। फिर उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए देखा, पर अब कोई खून के निशान नहीं थे। अक्षत गहरी सांस लेता हुआ खुद से कहने लगा, क्या था वो? आखिर क्या था वो? जब से यहां आया हूं तब से ये सब दिखाई दे रहा है। जो भी दिख रहा है, क्या वो सच है या मेघना की बातें मेरे दिमाग पर असर कर रही है? वजह चाहे जो हो, मैं यहां अब और नहीं रुक सकता। हाँ, नहीं रुक सकता, मुझे अभी यहां से जाना होगा। अक्षत घबराते हुए जैसे ही कमरे से बाहर आया, अचानक उसे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी, जो ठीक मेघना के कमरे से आ रही थी। एक पल के लिए अक्षत वहां से भाग जाना चाहता था, पर अगले पल वो मेघना के कमरे में एक बार झांकना चाहता था। अक्षत ने ठीक वैसा ही किया। अपने कदम मेघना के कमरे की तरफ बढ़ाते हुए अक्षत अंदर की तरफ बढ़ा, पर जो उसने देखा वो अब तक का सबसे खौफनाक मंजर था, जिसे देखकर अक्षत अंदर तक हिल गया। खौफ से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अक्षत की आंखों के सामने मेघना अधमरी ऊपर हवा में झूल रही थी और एक बड़ी अजीब भयानक काली आकृति उसके ऊपर बैठी हुई थी। वो अपनी काली लंबी जीभ से मेघना के गले पर अजीब निशान बना रही थी और धीरे धीरे अपने तीखे लंबे दांत से मेघना के गर्दन से खून चूस रही थी। ये वही काला साया था जो मेघना के आसपास हर वक्त मंडराया करता था। जब अक्षत की खौफ भरी नजर उस भयानक काले साए के चेहरे पर पड़ी तो वो डर से और सहम गया। उस डरावनी काली आकृति का कोई चेहरा नहीं था, बस उसकी दो चमकती सफेद आंखें और उसके मुंह से निकलती हुई वो काली लंबी जीभ। वो डरावनी आकृति देखने में बड़ी भयानक दिख रही थी। उसके आसपास हर तरफ काला धुआं था। इस वक्त मेघना उसके जकड़ में थी, जिसे कोई होश नहीं था। मेघना को इस हालत में देखकर न जाने अक्षत में इतनी कहां से हिम्मत आई कि उसने अपना हाथ ऊपर करते हुए मेघना का हाथ पकड़ लिया और उसे नीचे खींचते हुए मेघना को पुकारा, मेघना। और उसी पल मेघना अक्षत की बाहों में गिर गई। लेकिन अक्षत ने जैसे ही मेघना को संभाला, वो भयानक काला साया अक्षत पर हमला करने के लिए आगे आया। पर इससे पहले कुछ और बुरा होता। तभी अचानक कमरे में रोशनी हो गई।
अक्षत ने देखा तो पता चला अचानक लाइट आ गई, जिस वजह से कमरे में रोशनी हो गई और वो डरावना साया कमरे की रोशनी में गायब हो गया। उस भयानक काली आकृति के आसपास जो काला धुआं कमरे में फैल चुका था, वो रोशनी में एक पल में ही सब गायब हो गया था। मेघना को अपनी बाहों में समेटकर अक्षत ने मेघना को होश में लाने की कोशिश की। मेघना धीरे धीरे होश में आ रही थी। मेघना को होश में आते हुए देखकर अक्षत को काफी राहत मिली, पर उसकी नजर मेघना के गले पर पड़ी, जहां वही जख्म के निशान थे जिसे पहली बार अक्षत ने क्लिनिक में देखा था, जब मेघना उस निशान को स्कार्फ से छुपा रही थी। अक्षत को अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि मेघना के शरीर पर ये अजीब निशान कैसे आए। अक्षत ने गौर किया कि मेघना के गले से खून निकल रहा था, जहां काटने के गहरे निशान थे। अक्षत ने तुरंत अपना रुमाल निकालते हुए मेघना के गले पर रुमाल रखा, जिससे मेघना को दर्द से थोड़ी राहत मिल रही थी। अक्षत ने हैरान होते हुए मेघना से पूछा, क्या था वो मेघना? वो भयानक चीज आखिर क्या थी वो? क्या यह वही साया था जिसके बारे में तुमने मुझसे कहा था? मेघना ने रोते हुए कहा, हाँ, यह वही काला साया है। आखिर यकीन हो ही गया ना मेरी बात पर। यह 1 साल से मुझे शारीरिक चोट पहुंचा रहा है। हर रात वो मेरे शरीर से खून पीता है, लेकिन अब मैं थक चुकी हूं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। इस पर अक्षत ने सवाल करते हुए पूछा, पर यह सिर्फ तुम्हारे पीछे ही क्यों पड़ा है? और क्या तुमने इस बारे में अपने माता पिता से कुछ कहा? शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर पाएं। अक्षत के इस सवाल पर मेघना ने दर्द भरी आवाज में कहा, मेरे माता पिता मर चुके हैं। उस श्रापित घर ने मेरे माँ बाप को मार डाला। ये सब उस घर की वजह से हो रहा है, जो अब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मेघना की अधूरी बातें अक्षत को समझ में नहीं आ रही थीं। अक्षत ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कौन सा श्रापित घर? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूं। रात अभी बाकी थी और इस रात में अक्षत को उन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले थे जो सवाल उसे कई दिन से परेशान कर रहे थे। मेघना ने एक गहरी सांस के साथ अपने बीते खौफनाक कल के बारे में बताना शुरू किया। साथियों, मेघना के बीते भयानक कल के बारे में मैं आपको अपने शब्दों में बता रहा हूं। तो 1 साल पहले 45 साल के अनिल गुप्ता अपने छोटे से परिवार के साथ उत्तराखंड में किराए के घर में रहते थे। उनके साथ उनकी पत्नी नीलम गुप्ता रहती थी और उनकी बेटी मेघना मसूरी के हॉस्टल में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। लेकिन इतने सालों से किराए के घरों में रहने के बाद अनिल और नीलम अब खुद का घर चाहते थे, क्योंकि वो किराए के घर में रहकर परेशान हो चुके थे। अनिल की आधी कमाई तो किराए देने में लग जाती थी और आधा खर्चा जरूरतों पर लग जाता था, जिससे उन्हें बड़ी परेशानी होती थी। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए अनिल अब खुद का घर लेने की कोशिश कर रहे थे। इतने सालों में अनिल ने अपनी आमदनी से जो पैसा घर खरीदने के लिए इकट्ठा किया था, आज वो बचत अनिल के लिए काम आ रही थी। लेकिन पता करने पर मकानों की कीमत इतनी महंगी हो गई थी कि वो बचत भी कम पड़ गई थी। लेकिन अनिल के दोस्त सुरेश काफी अमीर थे, जिन्होंने 2 घर अपने नाम किए थे और उन 2 घरों में से वो एक घर अपने सबसे खास दोस्त अनिल को देना चाहते थे। मगर दिक्कत ये थी कि वो घर दूसरे शहर में था और अनिल उत्तराखंड छोड़कर कहीं और बसना नहीं चाहते थे। तभी सुरेश ने अपना एक प्रस्ताव रखते हुए कहा, उत्तराखंड में मैं एक ऐसे घर के बारे में जानता हूं जिन्हें तुम कम बचत पर खरीद सकते हो, और तुम यकीन नहीं करोगे, देखने में वो घर काफी बड़ा और सुंदर है। अनिल ने खुश होते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, पहले क्यों नहीं बताया? सुरेश ने आगे कहा, मगर उस घर के इलाके में बहुत कम लोग रहते हैं और उन लोगों का कहना है कि वो घर एक श्रापित घर है। रात के समय वहां बहुत अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। इस पर अनिल ने कहा, क्यों ना हम दोनों चलकर एक बार उस घर को अच्छी तरह देख लें। सुरेश ने ठीक वैसा ही किया। वो अनिल को वही घर दिखाने ले गया। घर अंदर से काफी बड़ा था और घर के बाहर काफी शांति थी, क्योंकि यह घर एक खाली और शांत इलाके में था जहां कम लोग थे और न कोई शोर था। अनिल किसी ऐसे ही घर की तलाश में था। पूरा घर देखने के बाद अनिल यही घर लेने का फैसला करता है, पर साथ ही वो सुरेश को कहता है,
इस घर के बारे में जो भी झूठी बातें फैली हैं, मैं नहीं चाहता इस बारे में मेरी पत्नी नीलम को पता चले, क्योंकि उसे ऐसी चीजों पर जल्दी यकीन हो जाता है। सुरेश ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा। उस घर को खरीदने के बाद अनिल अपनी पत्नी नीलम के साथ उस घर में रहने लगते हैं और इतने में मेघना भी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने माता पिता के साथ इस घर में रहने आ जाती है। मेघना बड़ी खुशी से अपना खुद का कमरा चुनती है, लेकिन नीलम को एक बात सताए जा रही थी। वो जब भी मंदिर में सुबह या शाम की ज्योत जगाने लगती थी, तब कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती थी। धीरे धीरे नीलम को इस घर में डर सा लगने लगा था। उसे रोज रात को सोने के समय अजीब आवाजें सुनाई देने लगती थीं। रात के वक्त रोज किचन में से बर्तनों के गिरने की आवाजें आया करती थी। उस आवाज को सुनकर नीलम जब भी रसोई में देखने जाती थी, तब उसे जमीन पर कोई भी बर्तन गिरता हुआ नजर नहीं आता था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब नीलम के बाद मेघना को भी कुछ ऐसा महसूस होने लगा था। इतना सब हो जाने के बाद घर की शुद्धि के लिए नीलम इस घर में हवन पूजा कराने का फैसला करती है। पर सारी तैयारी के बाद जब पंडित जी घर पहुंचने वाले होते हैं, तो रास्ते में अचानक उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से हवन पूजा नहीं हो पाती है। पंडित जी की बुरी खबर के बारे में सुनकर नीलम का मन डर से और बेचैन हो जाता है। वो एक दिन अपने पति अनिल से कहती है, आपको नहीं लगता कि इस घर में कुछ अजीब है? क्या आपको रात के समय अजीब आवाजें नहीं सुनाई देती? इस पर अनिल ने कहा, कौन सी आवाजें और कैसी आवाजें? मुझे तो कभी कुछ सुनाई नहीं दिया, सिर्फ तुम्हें ही क्यों सुनाई देता है? इस पर मेघना ने बीच में आकर कहा, मुझे भी रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कल रात मेरे कमरे में किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं। आप तो दिन भर ऑफिस के काम में घर से बाहर रहते हैं और रात में आकर थक कर सो जाते हैं, इसलिए आप अभी तक इन सब से अनजान हैं। पर मैं और मम्मी पूरा दिन घर में रहते हैं, इसलिए हम यह सब महसूस कर पाते हैं। इस घर में कुछ तो गलत है, क्या हम कहीं और नहीं रह सकते? इस पर अनिल ने कहा, नहीं, अब से यही हमारा घर है और हम यहीं रहेंगे, इसलिए इस घर में रहने की आदत डाल लो। नीलम और मेघना को अनिल की यह बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ती है। एक रात मेघना अपने कमरे में सो रही थी, पर अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चादर धीरे से नीचे की तरफ सरका रहा है, और तभी कमरे में अचानक ठंड हो जाती है। पर अगले पल एक झटके के साथ अचानक मेघना बिस्तर पर अपने आप घसीटते हुए नीचे जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरते ही मेघना घबराते हुए यहाँ वहां देखने लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ती है तो वो डर से हैरान रह जाती है। मेघना सामने अपने आप को देख रही होती है, जिस पर यकीन करना मेघना के लिए नामुमकिन था। वो लड़की देखने में बिल्कुल मेघना जैसी थी, वही चेहरा और वही कपड़े। वो मेघना की तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। यह सब देखकर मेघना ने कांपती हुई आवाज में पूछा, यह मैं नहीं हो सकती, कौन हो तुम? तभी मेघना जैसी दिखने वाली लड़की का चेहरा अब बदलने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा अब डरावना होने लगा था। खिड़की से आती हल्की रोशनी में मेघना ने उसका चेहरा ध्यान से देखा तो उस लड़की के चेहरे से आंखें गायब हो गई थीं। उन आंखों की जगह दो गोल गोल काले गहरे गड्ढे हो चुके थे और उसकी मुस्कान पहले से भी और ज्यादा अजीब और डरावनी हो गई थी। अंधेरे में उस लड़की का चेहरा अब पूरा भयानक दिख रहा था, जिसे देखकर मेघना खौफ से चिल्ला पड़ी और चिल्लाते हुए उसने डर से अपने आंखों पर हाथ रख दिया। कुछ ही देर में मेघना की चीख सुनते हुए मेघना के माता पिता अनिल और नीलम दौड़कर अपनी बेटी के कमरे में पहुंचे। आते ही अनिल ने कमरे की लाइट ऑन की और मेघना को शांत करने की कोशिश की। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने? अपने पिता की आवाज सुनकर मेघना शांत हुई और आसपास देखते हुए अपने पिता से डरी हुई आवाज में कहा, यहां मेरे कमरे में मेरी जैसी दिखने वाली एक लड़की थी, मगर उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो चुका था। वो अभी यहीं थी। अनिल ने उसे शांत करते हुए कहा, पर यहां तो कोई नहीं है, तुमने शायद कोई डरावना सपना देख लिया होगा। मेघना ने कहा, नहीं, वो सपना नहीं था, मैं तो सो रही थी।
पर मैं अपने आप घसीटते हुए जमीन पर गिर गई, जिसकी वजह से मेरी नींद टूट गई। मैंने उस वक्त जो कुछ भी देखा वो सपना नहीं था, मैं पूरी होश में थी। लेकिन अनिल कुछ भी समझना नहीं चाह रहे थे। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि मेघना ने कोई बुरा सपना देखा था, मगर इस वक्त सिर्फ नीलम थी जो अपनी बेटी की बातों पर यकीन कर रही थी। लेकिन वो चाहकर भी अपनी बेटी के लिए कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो जान गई थी इस सारी मुसीबत की जड़ यह घर है। पर अनिल इस घर को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते थे। अब हर रात माँ बेटी के लिए खौफनाक बनती जा रही थी। अगले दिन अनिल अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी उन्हें सुरेश का फोन आता है। सुरेश का फोन उठाते हुए अनिल ने कहा, मैं तुझे फोन करने ही वाला था, पर अच्छा हुआ तेरा पहले फोन आ गया। इस पर सुरेश ने सवाल करते हुए पूछा, क्यों, कुछ पूछना था क्या तुझे? इस पर अनिल ने कहा, हाँ, यही पूछना था कि क्या तूने नीलम को घर के बारे में वो सब बताया तो नहीं था ना? इस पर सुरेश ने जवाब में कहा, नहीं, तो मैंने भाभी जी को कुछ नहीं बताया, पर क्या हुआ, सब ठीक है ना? इस पर अनिल ने कहा, कुछ भी ठीक नहीं है, दोनों माँ बेटी ने परेशान करके रखा है। उनका कहना है कि रात में अक्सर कोई अजीब आवाज सुनाई देती है और कुछ भयानक सा दिखाई देता है, लेकिन मुझे ना तो कुछ ऐसा दिखा और न कुछ ऐसा सुनाई दिया। अनिल की बात सुनने के बाद सुरेश ने कहा, देख, मैं अब जो कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुनना और सोचना। अनिल ने सवाल करते हुए पूछा, क्या हुआ, तू इतना सीरियस क्यों लग रहा है? सुरेश ने कहा, देख, मुझे लगता है कि तुझे और तेरे परिवार को वो घर छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि कई और लोगों से भी मैंने कुछ पता किया है। अनिल ने कहा, क्या पता किया है तूने और कौन से लोगों की बात कर रहा है तू? सुरेश ने कहा, उन्हीं लोगों की जो उस घर के इलाके में रहा करते थे। उनका कहना है कि बहुत साल पहले वहां एक परिवार रहा करता था और उस परिवार में एक बड़ी बहू रहा करती थी जो आधी रात को रोज तंत्र विद्या सीखती थी। लेकिन इस तंत्र विद्या ने उस परिवार को बुरी तरह बिखेर कर रख दिया। धीरे धीरे सभी घर के सदस्य एक एक करके अपनी जान गंवाने लगे और सभी की मौत होगा कि उस औरत की भी मौत हो गई जो तंत्र विद्या सीखती थी, क्योंकि इसका उल्टा असर उसी औरत पर भी हो गया था। कहते हैं उस औरत की गलत तंत्र विद्या की वजह से उस घर में ऐसी बुरी आत्माओं का वास हो गया जिससे वो घर हमेशा के लिए श्रापित बन गया। उसके बाद से जो कोई भी वहां रहने गया उसकी मौत हो गई। वो घर बिल्कुल भी सही नहीं है और अब तो उसका असर तेरी बीवी और बेटी पर भी हो रहा है। हो सके तो उस घर को परिवार समेत जल्द से जल्द छोड़ दे। सुरेश की यह बात सुनने के बाद अनिल सोच में पड़ जाता है। रविवार छुट्टी के दिन अनिल दोपहर को सोफे पर बैठकर घर छोड़ने का विचार बना रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर डोरबेल बजती है। अनिल दरवाजा खोलकर देखता है तो सामने सुरेश खड़ा था। सुरेश को अंदर बुलाते हुए अनिल ने कहा, अरे सुरेश, तुम तो हर बार आने से पहले फोन किया करते थे, पर तुम बिना बताए अचानक यहाँ। तभी नीलम ने वहां आते हुए हैरत भरी नजर से देखकर कहा, ये आप किससे बात कर रहे हैं? इस पर अनिल ने कहा, अरे दिखता नहीं क्या, सुरेश आया है, इतनी जल्दी भूल गई तुम इन्हें? तभी नीलम ने हैरान होते हुए कहा, सुरेश? कहाँ है सुरेश? अनिल ने सोफे पर इशारा करते हुए कहा, अरे तुम्हारे सामने सोफे पर बैठा है। नीलम ने सोफे पर देखते हुए कहा, सोफे पर कहां? यहां कोई सुरेश नहीं है, आप अकेले खुद से बातें किए जा रहे हैं। नीलम की यह बात सुनकर अनिल चौंक उठा। उसने अपने कांपते हाथों से अपने मोबाइल पर सुरेश का नंबर डायल किया। फोन की दूसरी तरफ से घंटी बज रही थी और कुछ ही पल में सुरेश ने फोन उठाते हुए कहा, हेलो अनिल, इस वक्त मैं किसी काम में बिजी हूं, बाद में फोन करता हूं। इतना सुनते ही अनिल के हाथ पैर डर से जम गए। अपनी घबराई हुई नजर से सोफे पर बैठे सुरेश को देखा जो अब धीरे धीरे बदल रहा था। अनिल ने कहा, मेरे सामने सोफे पर जो बैठा है वो कौन है? अनिल के चेहरे पर डर देखते हुए नीलम ने पूछा, क्या हुआ आपको? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? आप वहां क्या देख रहे हैं? धीरे धीरे अनिल की आंखें खौफ से बड़ी हो जाती हैं। नीलम ने कहा, क्या हुआ आपको बताइए ना, ऐसा क्या देख लिया आपने? तभी अचानक अनिल की आंखें उल्टी होने लगती हैं
और उनका मुंह खुला रह जाता है। यह देखकर नीलम डरते हुए चिल्लाने लगती है। अपनी मां की चीख सुनते हुए मेघना दौड़ती हुई वहां आती है और अपने पिता को इस तरह देखकर मेघना बुरी तरह घबरा जाती है। पर तभी अचानक अनिल को दिल का दौरा पड़ जाता है, जिस वजह से उनकी उसी वक्त मौत हो जाती है। अनिल की मौत के बाद मेघना और उसकी मां नीलम को बहुत बड़ा झटका लगता है। पर अनिल की मौत की खबर जैसे ही सुरेश तक पहुंचती है तो वो हैरान होते हुए खुद को कोसने लगता है। काश मैंने अनिल को इस घर का पता कभी बताया ही ना होता, तो आज मुझे अपना दोस्त खोना ना पड़ता। लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए सुरेश अब अनिल के परिवार की जिम्मेदारी लेने का फैसला करता है। कई जान पहचान वाले लोग शोक सभा में शामिल होने उस घर में प्रवेश करते हैं। सुरेश भी अपने परिवार समेत उन्हें सहारा देने आता है, लेकिन उस घर में सभी को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। इस गंभीर हालात को देखते हुए सुरेश मेघना और नीलम से वादा करता है कि कुछ ही दिनों में इन दोनों माँ बेटी को जल्द से जल्द इस श्रापित घर से मुक्त करके अपने दूसरे मकान में भेजेगा, ताकि अपनी बाकी की जिंदगी शांति से काट सके। सुरेश ने कहा, मेघना, नीलम, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम दोनों को इस घर से जल्द निकालकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी होगी। बस थोड़े दिन इस घर में और काट लेना। मेघना और नीलम सुरेश की बात सुनकर राहत महसूस करते हैं और उनके वादे पर भरोसा करते हैं। पर इन तीनों को क्या खबर थी कि इन थोड़े दिनों में कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। रात के वक्त दोनों माँ बेटी एक ही कमरे में एक साथ सो रहे थे। रात के 3 बज रहे थे, पर कमरे में अजीब सी ठंड हो जाती है। मगर अचानक मेघना के साथ लेटी नीलम की नींद किसी के दर्द में कराहने की आवाज से टूट जाती है। नीलम ने आंख खोलकर जैसे ही अपनी बेटी मेघना की तरफ देखा तो उनकी आंखों में खौफ जाग उठा। नीलम को एक डरावनी काली आकृति दिखाई देने लगी। नीलम ने देखा एक भयानक काला साया मेघना के ऊपर बैठकर उसके गले से खून पी रहा था और मेघना नींद में दर्द के मारे कराह रही थी। वो काला साया देखने में बहुत ही भयानक था। उसकी आंखें सफेद थी। यह देखकर नीलम के मुंह से चीख निकल पड़ी, पर अफसोस उनकी चीख सुनने वाला और कोई मौजूद नहीं था। नीलम अपनी बेटी मेघना को उस काले साए की कैद से छुड़ाने के लिए उठने की कोशिश करने लगी, पर उनका शरीर तो जैसे बुरी तरह अकड़ गया था, जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। ऐसे में उन्होंने हिम्मत करते हुए आंख बंद करके भगवान का नाम लेना शुरू किया। वो कई देर तक भगवान को याद करते हुए जाप करे जा रही थी और तभी कुछ ही देर में वो काला साया एक धुएं में बदलकर अपने आप आंखों से ओझल हो गया और कमरे में ठंड कम हो गई। नीलम का शरीर अब उठने लायक हो गया था। वो तुरंत अपनी बेटी मेघना को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। मेघना घबराते हुए एकदम से होश में आ गई। मेघना के गले पर काटने का गहरा जख्म बन चुका था, जिसमें से खून बह रहा था। यह देखकर नीलम का दिल दहल उठा। माहौल अभी ठीक से शांत भी नहीं हुआ था कि अचानक फिर से कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों माँ बेटी की चीख निकल गई। जिस बिस्तर पर दोनों माँ बेटी बैठे थे, वो बिस्तर अचानक जोर जोर से हिलने लगा और आसपास का सामान कमरे में अपने आप गिरने लगा। इससे पहले दोनों माँ बेटी घबराते हुए बिस्तर से उठ पाते, तभी बिस्तर अपने आप हवा में ऊपर की तरफ झूलने लगा, जिससे मेघना और नीलम खौफ के मारे वहीं जम गए। यह रात अब उन दोनों के लिए और भी खौफनाक होती जा रही थी। नीलम अपनी बेटी मेघना को अपने सीने से लगाकर उसी बिस्तर पर बैठी हुई थी जो ऊपर हवा में झूल रहा था। दोनों की हालत डर से खराब हो गई थी। इस वक्त कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं था। अगले पल वही भयानक काला साया उन दोनों माँ बेटी के सामने आया, जिसे देखकर वो दोनों और भी घबरा गए थे। पर नीलम ने विनती करते हुए कहा, क्यों हमें परेशान कर रहे हो? हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। तभी उस काले साए ने अपनी डरावनी आवाज में नीलम से कहा, अपनी बेटी मेघना को हमें सौंप दे। यह कहते ही वो काला साया भयानक आवाज में हंसने लगा। उसकी खौफनाक हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। इतना सुनते ही नीलम के रोंगटे खड़े हो गए। नीलम ने मेघना को अपने सीने से कसते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी बच्ची, अपनी मेघना नहीं दूंगी। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी।
तभी उस खौफनाक साए की शक्ति से वो बिस्तर ऊंचाई से नीचे की तरफ एक झटके से गिरा, जिससे नीलम और मेघना जमीन पर गिर गए और उन्हें चोट आ गई और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह नीलम और मेघना जख्मी हो चुके थे। कमरे का सामान टूटकर जमीन पर बिखरा पड़ा था, मगर नीलम का ध्यान अपनी बेटी मेघना पर था, जो इस वक्त काफी घबराई हुई थी। वो रोते हुए अपनी माँ से कह रही थी, वो साया मुझे अपने साथ ले जाएगा। इस पर नीलम ने कहा, नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, अपनी माँ पर भरोसा रख। इतना कहकर नीलम ने तुरंत सुरेश को फोन किया और फोन पर सुरेश को कल रात की भयानक घटना के बारे में सब बताया। सब कुछ सुन लेने के बाद सुरेश ने कहा, तुम लोग अब एक और दिन उस घर में नहीं रुकोगे। मैंने तुम दोनों के रहने के लिए एक जगह का अच्छे से बंदोबस्त कर लिया है। मैं आज शाम तुम दोनों को लेने आ रहा हूं, इसलिए आज शाम तक तुम दोनों अपना सामान पैक करके तैयार रहना। नीलम और मेघना ठीक वैसा ही करते हैं। शाम तक वो दोनों अपने कपड़े और बाकी के जरूरी सामान पैक करके तैयार बैठे थे। इतने में सुरेश अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए दोनों माँ बेटी को बाहर आने का इशारा करता है। नीलम और मेघना अपना सामान लेकर तुरंत बाहर आते हैं, पर गलती से एक सामान घर के अंदर रह जाता है। नीलम जैसे ही उस सामान को लेने जाती है, तभी मेघना अपनी माँ नीलम को रोकते हुए कहती है, कोई नहीं, आप यही रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। इस पर नीलम सावधान करते हुए कहती है, ठीक है, पर देर मत लगाना, और हाँ, अगर तुझे अंदर कुछ भी अजीब सा दिखाई दे तो उस पर ध्यान मत देना, बस तुरंत बाहर आ जाना। अपनी माँ की बात सुनकर मेघना वापस घर के अंदर जाती है। वो सामान लेकर जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगती है, तभी उसे पीछे से अपने पिता की पुकार सुनाई देती है, मेघना, बेटा। उस आवाज को सुनकर मेघना के कदम रुक जाते हैं और वो पीछे पलटकर देखती है तो मेघना के सामने उसके पिता अनिल खड़े थे, जो मेघना को पुकार रहे थे। अनिल ने कहा, मेघना, एक बार जाने से पहले अपने पिता के गले नहीं लगोगी। ये देखकर मेघना हैरान और नम आंखों से अपने पिता को देखने लगती है, पर अगले पल उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है। तभी अनिल ने कहा, क्या सोच रही हो बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूं। मरने से पहले मैं आखिरी बार अपनी बेटी से मिल भी नहीं पाया। बस एक बार यहां आकर मेरे गले लग जाओ, फिर मैं तुझे जाने से नहीं रोकूंगा। मेघना भावुक होते हुए अपने पिता के पास जाने लगी। मेघना जैसे ही अपने पिता के पास पहुंचती है, तभी उसे रोकने के लिए नीलम आ जाती है। नीलम ने चिल्लाते हुए कहा, मेघना, वहां क्यों खड़ी हो? अंधेरा हो रहा है, चलो यहां से। अपनी मां की आवाज सुनकर मेघना अपनी मां नीलम की तरफ पलटते हुए कहती है, मां देखो, पापा हमसे आखिरी बार मिलने आए हैं। इस पर नीलम ने दोबारा सावधान करते हुए कहा, वहां कोई नहीं है, और वो जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारे पापा नहीं है। मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें जो भी दिखे उस पर यकीन मत करना, उसे अनदेखा करना। नीलम की यह बात सुनकर मेघना दोबारा अपने पिता की तरफ पलटती है, पर पीछे पलटने पर उसने देखा तो उसके पिता अनिल अब वहां नहीं थे। इससे पहले मेघना कुछ समझ पाती, तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देने लगी। नीलम अचानक अपनी बेटी मेघना की तरफ दौड़ते हुए कहती है, मेघना, हटो वहां से। मेघना ने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा तो एक बड़ा सा कांच का झूमर हिलते हुए मेघना के ऊपर गिरने वाला था। इससे पहले वो बड़ा कांच का झूमर मेघना पर गिरता, नीलम ने वहां आकर मेघना को जोर से धक्का दिया। उस धक्के के कारण मेघना उस जगह से दूर जाकर गिरी और देखते ही देखते वो बड़ा सा झूमर नीलम पर गिर गया, जिससे नीलम की भी मौत हो गई। यह देखकर मेघना दर्द भरी आवाज में मां का नाम पुकारते हुए चिल्लाने लगी। अंदर से मेघना की दर्द भरी चीख सुनकर सुरेश भी दौड़ता हुआ अंदर आ पहुंचा। अंदर पहुंचते ही उसने जमीन पर पड़ी नीलम को देखा, जो अब मर चुकी थी और उसका बहता खून जमीन पर फैल रहा था। सुरेश की आंखें नीलम को देखकर भर आईं। वो मेघना की तरफ बढ़कर उसे गले लगाया और कहा, मेघना, संभालो अपने आप को और चलो यहां से। शाम के वक्त काफी अंधेरा हो चुका था। सुरेश को अंदाजा हो गया था कि अगर एक और पल इस घर में रुके तो इस बार मेघना की जान पर खतरा मंडरा सकता है। सुरेश तुरंत मेघना को संभालते हुए अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गया।
अपने माता पिता को खोने के बाद मेघना कई दिन तक सदमे में रही, लेकिन सुरेश के परिवार वालों ने मेघना को इतना प्यार और सहारा दिया कि मेघना धीरे धीरे अपने सदमे से बाहर आने लगी। 10 दिन सुरेश के घर रहने के बाद मेघना सुरेश के साथ पुणे शहर में आती है। पुणे में सुरेश का एक बड़ा घर था। मेघना को वो घर दिखाते हुए सुरेश कहता है, मैं यह घर तुम्हारे पिता अनिल के नाम करना चाहता था, पर उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया, तो मैंने यह घर अपनी बेटी के नाम कर दिया। पर तुम फिक्र मत करो, तुम भी मेरी बेटी की तरह हो। अब से तुम यही रहोगी, इसे अपना ही घर समझो। बात रही घर के खर्चे की, तो उसकी भी चिंता मत करो। जब तक तुम्हें काम नहीं मिल जाता, तुम्हारे खर्चे मैं उठाऊंगा। इतना सब सुन लेने के बाद मेघना पूछती है, पर आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? इस पर सुरेश ने कहा, क्योंकि बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं। अगर मैंने तुम्हारे पिता को वो श्रापित घर नहीं दिखाया होता तो शायद तुम्हारे माता पिता आज जिंदा होते। उनकी मौत का जिम्मेदार मैं भी हूं। मेरी एक लापरवाही तुम सब पर भारी पड़ गई, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब से यही रहो और धीरे धीरे इस शहर की भी आदत डाल लो। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो, इससे मेरे दिल का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना बेटा? मेघना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, समझ रही हूं। यह भी समझ रही हूं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप तो बस हमारी मदद करना चाहते थे। आप खुद को यूं दोष ना दीजिए। अब आप बेफिक्र होकर अपने घर जाइए, मैं अब से यही रहूंगी। सुरेश ये कहकर चला जाता है, खुद को अकेला मत समझना, मैं और मेरी बेटी तुमसे मिलने आते रहेंगे। मेघना उस नए घर में अकेले रहने की कोशिश कर रही थी, पर उसे क्या पता कि वो भयानक साया वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। भले ही मेघना ने वो घर और वो शहर छोड़ दिया था, पर उस घर का श्राप जैसे मेघना को लग गया था। उस घर में जितनी भी भटकती रूहें मेघना को सताती थीं, आज वही डरावनी रूहें उसे नए घर में भी दिखनी शुरू हो गई थीं। हर रात के समय वो भयानक साया मेघना को डराने और चोट पहुंचाने आता था। उसके गले और शरीर से खून चूसता था। एक बार सुरेश की बेटी कुछ दिन तक मेघना के साथ रहने आई थी, पर उसे भी रात के समय उस भयानक दृश्य का सामना करना पड़ा, जिसे देखकर वो इतनी घबरा गई कि दोबारा वो कभी उस घर में रहने नहीं आई। सुरेश भी इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। मेघना अब बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। इस नए शहर में कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। मेघना की दर्द भरी कहानी सुनकर अक्षत काफी भावुक हो जाता है। उसके दिल में मेघना के लिए हमदर्दी जागने लगती है। मेघना की कहानी सुनते सुनते सुबह हो चुकी थी। मेघना ने आगे कहा, मैंने आपसे झूठ बोला था कि यह मेरी दोस्त का घर है, क्योंकि मैं जानती थी कि आपके मन में मेरे लिए पहले से ही बहुत से सवाल घूम रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप उन सवालों के जवाब जानने के लिए यहाँ मेरे साथ फंस जाएं और आपकी जान पर खतरा बन जाए। इसलिए मैं बार बार आपको खुद से दूर होने के लिए कह रही थी, पर पता नहीं क्यों मैं ज्यादा देर तक आपको खुद से दूर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर रही थी। पहली बार मैं खुद को किसी के साथ महफूज महसूस कर पा रही थी। फिर कुछ सोचते हुए मेघना ने आगे कहा, वैसे जब भी किसी को उस भयानक साए का सामना करना पड़ा है, वो अक्सर जख्मी हुआ है, पर आपने तो बड़ी ही आसानी से मुझे उस शैतान के साए से छुड़ा लिया और आपको खरोच तक नहीं आई। ये कैसे किया आपने? अक्षत ये सवाल सुनकर सोच में पड़ गया। वो काला साया देखने में इतना खौफनाक और ताकतवर था कि उसका सामना करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। तो आखिर ऐसी क्या चीज थी जो अक्षत और मेघना को उस काले डरावने साए से बचा रही थी? यही सब सोचते हुए अक्षत ने अपनी कलाई की तरफ देखा, जिस पर वही लाल रंग के मोती से बना सुरक्षा कवच था। उस कवच को देखते ही अक्षत को अपनी मां की याद आ गई और उसे मां की वह कही हुई बात भी याद आ गई। यह सुरक्षा कवच तुम्हें सिर्फ बुरी नजर से ही नहीं, बल्कि बुरी ताकतों से भी बचाकर रखेगी। बस तुम इसे हर वक्त पहनते रहना। यह सब याद करते हुए अक्षत को अब सब समझ आ चुका था कि अब उसे क्या करना चाहिए। अक्षत तुरंत मेघना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगा। मेघना ने रुकते हुए कहा, ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं?
इस पर अक्षत ने कहा, बहुत कुछ झेल चुकी हो तुम, अब और नहीं। मैं जानता हूं एक ऐसे पंडित को जो तुम्हारी मदद कर पाएंगे, इसलिए मुझ पर भरोसा रखो और चलो मेरे साथ। मेघना भरोसा करके अक्षत के साथ चल पड़ती है। दोनों एक मंदिर में पहुंचते हैं। यह वही मंदिर था जहां अक्षत की मां आया करती थी और उसी पंडित से वो सुरक्षा कवच बनवाया था। उस मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही अक्षत की नजर उन्हीं पंडित को ढूंढ रही थी जो इस समय मौजूद नहीं थे। तभी एक पंडित जिसका नाम विश्वनाथ था, वो अक्षत के सामने आकर पूछते हैं, क्या चाहिए? चेहरे से बहुत परेशान दिख रहे हो, किसी को ढूंढ रहे हो? अक्षत ने जवाब में उसी पंडित के बारे में पूछा। पंडित विश्वनाथ ने कहा, वो कुछ दिन से थोड़े बीमार थे, इसलिए वो कुछ दिन से अपने घर पर आराम कर रहे हैं। अक्षत ने उन पंडित का घर का पता लिया और थोड़ी देर में वो दोनों पंडित के घर पहुंचे। पंडित जी घर पर अपनी साधना पूरी करके अपनी जगह से उठे ही थे कि तभी उनके दरवाजे पर घंटी बजती है। पंडित जी घर का दरवाजा खोलकर देखते हैं तो सामने अक्षत खड़ा था और उसके साथ मेघना खड़ी थी। मेघना को देखकर अचानक पंडित जी का मन विचलित हो जाता है। पंडित जी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अक्षत, ये किस बड़ी आफत को अपने साथ लेकर चल रहे हो और अब तुम इसे मेरे घर में ला रहे हो? फिर मेघना की तरफ देखते हुए कहा, देखो लड़की, अपने कदम बाहर ही रखना। मेघना ने डर से सहमते हुए अपने कदम बाहर कर ली। अक्षत ने कहा, पंडित जी, आप ऐसा मत कहिए, मैं ही तो इसे आपके पास लेकर आया हूं। इस पर पंडित ने कहा, तुम जानते भी हो कितनी दुष्ट आत्माएं इस लड़की के आसपास भटक रही हैं, तुम वो नहीं देख सकते जो मैं देख रहा हूं। इस पर अक्षत ने कहा, मैंने भी वो सब देखा है जो आप देख पा रहे हैं, इसीलिए मैं आपके पास यहां लेकर आया हूं। इसे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। एक आप ही हैं जो इसे उन बुरी आत्माओं से छुटकारा दिला सकते हैं। एक बार इसे अंदर आने दीजिए। मैं जानता हूं आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आप ही ने ये लाल रंग के मोती से यह सुरक्षा कवच बनाया था। अक्षत की बात सुनने के बाद पंडित जी मेघना को घर के अंदर आने देते हैं। पंडित जी ने मेघना की गंभीर स्थिति को देखकर कहा, यह काला साया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। मैं तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप सिखाऊंगा, जिससे तुम में उससे सामना करने की शक्ति आ जाएगी, और अगर तुमने यह सीख लिया तो वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पर पहले तुम्हें अपने डर पर काबू रखना होगा। अगर निडर होकर उन दुष्ट आत्माओं का सामना करोगी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, पर अगर तुमने अपने डर पर काबू नहीं रखा तो मंत्र के जाप काम नहीं आएंगे। इस पर मेघना ने कहा, मैं अब से निडर होकर सामना करूंगी। पंडित जी ने आगे कहा, ठीक है, तुम्हें उन विशेष मंत्रों का जाप सीखने के लिए कुछ दिन तक यही रहना पड़ेगा। यह सुनकर अक्षत को काफी राहत मिली। मेघना में भी अब एक उम्मीद जाग उठी थी। थोड़ी देर में अक्षत अपने घर लौटता है। घर पहुंचते ही दिव्या अक्षत को शक भरी नजर से देखती है। तभी दिव्या ने सवाल करते हुए पूछा, कल रात आप कहाँ थे? अक्षत ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, कल फोन पर बताया तो था, एक पेशेंट के साथ था। इस पर दिव्या ने कहा, कहाँ? हॉस्पिटल में। मैंने हॉस्पिटल में भी फोन किया था। पता चला आप हॉस्पिटल से निकल चुके थे, तो आप पूरी रात कहाँ और किसके साथ थे? इस पर अक्षत ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, कितने सवाल करती हो तुम? एक तो मैं थक कर घर आया हूं और तुमने एक ग्लास पानी तक नहीं पूछा। अरे, कल रात मैं मेघना के साथ उसके घर में था। दिव्या ने कहा, तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आप नाइट ड्यूटी पर एक मरीज के साथ थे? इस पर अक्षत ने सफाई देते हुए कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुमसे, बस पूरी बात नहीं बताई थी तुम्हें। मेघना मेरी पेशेंट है, उसकी मदद करने के लिए मुझे पूरी रात उसके घर रहना पड़ा। इस पर दिव्या ने चिढ़ते हुए कहा, मेघना मेघना मेघना, बस उसके ही ख्यालों में रहते हैं, उसी की ही चिंता लगी रहती है आपके जहन में, और आपकी जुबान पर हर वक्त मेघना छाई रहती है। अब आप उसके लिए मुझसे झूठ बोलेंगे, मुझे धोखा देंगे। इस पर अक्षत ने झल्लाते हुए कहा, बस, तुम जानती भी हो वो बेचारी लड़की कितनी तकलीफ में है, जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अगर मैंने उसकी थोड़ी मदद कर दी तो मैं तुम्हारी नजर में धोखेबाज और झूठा हो गया।
अगर किसी के प्रति हमदर्दी या इंसानियत जताना धोखेबाजी है तो हाँ, मैं धोखेबाज हूं, यही सुनना चाहती थी ना तुम। इतना कहकर अक्षत गुस्से से अपने कमरे में चला गया। शाम के समय अक्षत अपने बच्चों के साथ कुछ पल गुजारता है। दिव्या अपने पति को बच्चों के साथ खेलते हुए देखकर मुस्कुराने लगती है और साथ में उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उसने अक्षत के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोच लिया था। वो अक्षत के पास आकर माफी मांगने लगती है। दिव्या ने कहा, अगर आपने फोन पर पहले से ही सब बता दिया होता तो मैं कभी इस तरह से आपसे सवाल नहीं करती। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको क्या क्या नहीं बोल दिया। इस पर अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा सवाल करना बुरा नहीं लगा, मुझे तुम्हारा शक करना बुरा लगा। हाँ, मेरे दिल में मेघना के लिए हमदर्दी है, पर मैं प्यार सिर्फ तुमसे करता हूं। अगले पल दिव्या ने कुछ सोचते हुए पूछा, अच्छा, क्या आपको पता चला मेघना के शरीर पर वो किस तरह के जख्म के निशान थे? और आज आप यह भी कह रहे थे कि वो तकलीफ में है, ऐसी कौन सी तकलीफ है? अक्षत ने जवाब में मेघना के बारे में वो बताया, जिसे जानकर दिव्या को बहुत ही बुरा लगा, पर साथ ही उसे खुशी हुई कि अक्षत ने उसे उन पंडित के पास भेज दिया। अगले दिन अक्षत और दिव्या दोनों मेघना को देखने उस पंडित जी के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही अक्षत देखता है कि मेघना के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान खिली हुई थी। वो पहले से बेहतर दिख रही थी। यह देखकर अक्षत को काफी खुशी मिलती है। 1 महीने बाद मेघना शाम के समय अपने घर लौट आती है। उसके गले में कुछ मालाएं थीं और उंगलियों में कुछ अंगूठी थी। न तो उसके चेहरे पर कोई डर था और न ही उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। मेघना रात का खाना बनाने की तैयारी करती है। रात का खाना खाने के बाद मेघना अपने कमरे में सोने लगती है। थोड़ी देर में मेघना एक गहरी नींद में सो जाती है, मगर तभी कमरे में एक बार फिर अजीब सी ठंडक छा जाती है। अगले पल मेघना को कुछ एहसास होता है। वो तुरंत अपनी आंख खोलती है और उठकर बैठ जाती है। मेघना के सामने वही भयानक काला साया हवा में झूल रहा था, जिसका आकार पहले से भी बड़ा दिख रहा था, लेकिन इस बार मेघना की आंखों में कोई खौफ नहीं था। अगले पल कमरे में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। एक एक करके सारे भटकती रूहों के खौफनाक चेहरे मेघना के सामने आने लगे, लेकिन मेघना शांत होकर उन सभी डरावने चेहरों को अपनी आंखों से देख रही थी। इस बार मेघना पूरी तरह तैयार थी। शांत बैठी मेघना ने अपनी आंखें धीरे से बंद की और ध्यान लगाकर उसने उन विशेष मंत्रों का जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे उन मंत्रों के जाप से सभी भटकती आत्माएं तड़पने लगी। अचानक घर के हर कमरे में भारी सामान अपने आप गिरने लगा, लेकिन मेघना ने मंत्रों का जाप बंद नहीं किया। तभी वो काला साया मेघना को देखकर भयानक आवाज में जोर से गुर्राने लगा, लेकिन मेघना का ध्यान तब भी नहीं भटका। अचानक मेघना को अपनी मां की आवाज सुनाई देने लगी, रुक जा बेटा, मेघना। मेघना ने एक पल रुकते हुए आंख खोलकर देखा तो उसके सामने उसकी मां खड़ी थी, जो उसे मंत्रों का जाप करने से रोक रही थी। मेघना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे अब और बेवकूफ नहीं बना सकते और ना ही मुझे डरा सकते। मैं तुम्हारी हर चाल से वाकिफ हूं, चाहे कुछ भी करो। यह मंत्र का जाप अब नहीं रुकेगा। यह कहते ही मेघना ने जाप करना जारी किया। उन मंत्रों के जाप में इतनी शक्ति थी कि सारी दुष्ट आत्माएं तड़पते हुए दर्द से चिल्लाने लगी। वो काला साया भी गुस्से से गुर्राता रहा। कई देर तक उस घर में चीखने और गुर्राने की आवाजें लगातार आती रही और एक पल सब कुछ शांत हो गया। मेघना ने जब आंख खोलकर देखा तो न कोई साया था और न कोई डरावना चेहरा। मेघना के गले और शरीर से काटने के निशान भी अब मिट चुके थे। मेघना अब से रोज रात के समय उन मंत्रों का जाप करने लगती थी और खुद को उन काले साए बचाती थी। 6 महीने बाद अक्षत सुबह अपने घर के बाहर गार्डन एरिया में बैठा हुआ था। तभी उसके घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। अक्षत उस गाड़ी को देखकर एकदम से खड़ा हो गया। अगले पल मेघना उस गाड़ी से निकलते हुए अक्षत के पास आ गई। मेघना को सामने देखकर अक्षत के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। मेघना ने आते ही कहा, डॉक्टर अक्षत, भूल तो नहीं गए आप मुझे? अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कैसे भूल सकता हूं, पर तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मालूम पड़ा?
इस पर मेघना ने थोड़े शरारत भरे अंदाज में कहा, वो मैं अस्पताल में आपसे मिलने आई थी, पर आप वहां थे ही नहीं, तो मैंने सोशल मीडिया पर आपको ढूंढा और आपकी कुछ घर की पिक्चर्स देखकर मुझे आपके घर के लोकेशन के बारे में थोड़ा अंदाजा हो गया। सोचा एक बार आपको फोन करके आपके घर का पता पूछ लूं, फिर सोचा नहीं, मैं सीधा आकर आपको सरप्राइज और खुशखबरी दे दूं। अक्षत ने कहा, तुम तो बहुत ही चालाक लड़की हो, और तुम कौन सी खुशखबरी की बात कर रही हो? मेघना ने कहा, मुझे दूसरे शहर में एक जॉब मिल गई है, तो मैं आज ही थोड़ी देर में सुरेश अंकल के साथ दूसरे शहर के लिए निकल जाऊंगी। सोचा जाने से पहले आखिरी बार आपसे मिल लूं। अक्षत ने खुश होते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी खबर है मेघना, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। खुशी हुई जानकर कि तुम अपनी जिंदगी में फिर से नई शुरुआत करने जा रही हो। यह सुनकर मेघना मुस्कुराते हुए अक्षत को देखती रही। अक्षत ने पूछा, तुम ऐसे क्या देख रही हो? मेघना बोली, सुना था हर रात की सुबह होती है, आज देख भी लिया। आप ही वो सवेरा हो जिसने मुझे अंधेरे से निकालकर मेरी जिंदगी में उजाला कर दिया। होंगे आप सभी के लिए डॉक्टर, पर मेरे लिए तो आप फरिश्ता कहलाएंगे, जिसने मुझे उस काले साए की कैद से छुड़ा लिया। एहसान रहेगा आपका। अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मेघना, यह तो तुम्हारी हिम्मत है जिसने बुरी ताकतों से लड़कर जीत हासिल की है। इतने में दिव्या भी वहां आ जाती है। अरे मेघना, तुम आओ, अंदर आओ ना। तभी पीछे से गाड़ी का हॉर्न बजा। मेघना ने कहा, मुझे जाना होगा, सुरेश अंकल बुला रहे हैं। मेघना अक्षत और दिव्या के गले लगकर गाड़ी में बैठकर चली जाती है, लेकिन अक्षत के हाथ में मेघना अपना वही स्कार्फ छोड़ जाती है। उस स्कार्फ में एक कागज की पर्ची थी, जिसे खोलकर अक्षत ने देखा तो उसमें कुछ लिखा हुआ था, इस स्कार्फ के जरिए मुझे याद रखिएगा। यह पढ़कर अक्षत मुस्कुराने लगता है और स्कार्फ को संभाल कर रखता है। तो साथियों, मेघना के साथ जो घटना घटी थी वो एक साधारण घटना नहीं थी। बहुत सारे लोगों को शायद यह मजाक लग सकता है, या वो शायद घटना पर यकीन भी नहीं करे। तो देखिए, मेरे पास भी इस घटना को बताने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, और ये आप भी जानते हैं कि ऐसी जो भी एक्टिविटीज घटित होती है, आपको इनके सबूत नहीं मिलते हैं। अगर आप किसी कैमरे में इनको कैद करना चाहेंगे तो ये आप कैमरे में भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे। हालांकि आज मेघना अपनी लाइफ में बहुत अच्छी है और काफी आगे भी बढ़ चुकी है इन सभी घटनाओं को भुला करके, लेकिन वो कभी भी नहीं भूलती डॉक्टर अक्षत को, जिन्होंने इस मुश्किल समय में उनकी मदद की थी। वरना आज के समय में कोई किसी की इतनी मदद करने की सोचता भी नहीं है, बल्कि सब ऐसी किसी भी मुसीबत से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके सामने कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए किसी परिवार के साथ, किसी इंसान के साथ, तो उसकी मदद करने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में हर कोई उसे पागल ही कहेगा, लेकिन जो इन चीज़ों को जानता होगा वही उसकी मनोदशा को समझ पाएगा और उसकी मदद कर पाए। अच्छा, तो स्टोरी आपको कितनी अच्छी लगी है ये तो मुझे आप कमेंट में बता ही दीजिए। और जो साथी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली से नहीं जुड़े हैं, तो इस परिवार को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, अब जिन साथियों ने पिछली कुछ स्टोरीज पर अपने नाम हमें सजेस्ट किए हैं वो है ऐश लदान नाइजीरिया, रविंद्र कुमार मौर्य उत्तर प्रदेश, मनोज कुमार पानीपत, अंजू भजनपुरा दिल्ली, नवजोत कौर पंजाब, संध्या रामनगर उत्तर प्रदेश, तहसीन पटना, विशाल कुमार मोहाली, सुनील शुक्ला उज्जैन। सभी साथियों का दिल से धन्यवाद और आपसे मुलाकात होगी अब अगली स्टोरी पर।